हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हार्मोन जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किस तरीके से पेल्विक कैविटी के ऊपर वर्क करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कौन हार्मोनल साइकिल के दौरान कौन कौन से पार्ट जो हैं अफेक्ट होते हैं, उनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किस पर एक्ट करती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा था उसमें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आप लोग याद रखिएगा इसको, इट रिलीजेज GnRH। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन को रिलीज करती है? तो ये रिलीज करती है FSH एंड LH। FSH जो है वो है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो है हमारा ओवरी। तो ओवरी कौन सा हार्मोन को रिलीज करती है? तो ये ईस्ट्रोजन और एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है, टेरोन। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें तो लास्ट वन है हमारा यूटेरस। तो यूटेरस जो है इंडोमेट्रियम ग्रोथ और शेडिंग में हेल्प करती है। इंडोमेट्रियम ग्रोथ और शेडिंग। तो ये काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछेगा हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन को रिलीज करती है? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी हार्मोन को रिलीज करती है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवरी जो है कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यूटेरस जो है क्या करती है? तो इंडोमेट्रियम को ग्रोथ और शेडिंग में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और इसको अगर डिटेल में आपको हम बताएं तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ देखिएगा आप लोग, मान लीजिए ये GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH जो है पूछेगा कि सिक्रीटेड बाय, तो आपको वहां पर बताना होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। एंड अगेन अगर पूछेगा कि एक्ट अपॉन, तो GnRH जो है एक्ट किस पे करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। एक क्वेश्चन कोई भी अराइज कर सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो कोई भी पूछता है कि FSH एंड LH हार्मोन जो है सिक्रेटेड बाय, कहाँ सिक्रेट होती है? तो आप लोग बताइएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिक्रेट होती है। एंड नेक्स्ट पूछेगा कि एक्ट अपॉन, तो एक्ट करती है ओवरी पे। इसी तरीके से आगे है, याद रखिएगा आप लोग। पूछेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होती है? तो हाइपोथैलेमस सिक्रेट होती है। कैसे सिक्रेट होती है ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो जा करके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से लिंक से देख लीजिएगा आप लोग। तो GnRH सिक्रेट होती है हाइपोथैलेमस से। एक्ट किस पे करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करती है। अगर FSH LH की बात करें तो सिक्रेट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंड एक्ट किस पे करती है? तो ओवरी पे एक्ट करती है। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक क्लास कल की क्लास का ओवरव्यू था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसका क्या वर्क है पेल्विक कैविटी के ऊपर। व्हाट आर द
फिर से देखिएगा, व्हाट आर द वर्क ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑन पेल्विक कैविटी। पूछेगा कि व्हाट आर द वर्क ऑफ, वर्क या फंक्शन बोल सकते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है पेल्विक कैविटी के ऊपर, क्या वो वर्क करती है, क्या वो फंक्शन करती है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा पेल्विक कैविटी है, मान लीजिए ये फिगर हो गया। ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर ये वाला जो पार्ट है यूटेरस का पार्ट है, यूटेरस है। और यहां से जो है एक आर्टरी जुड़ी हुई होती है। और इसमें अगर हम लोग आगे बात करें, यहाँ पर जो है फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होती है। ये फिम्ब्रियाई हो गई। अब इसको हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें जो है इसे हम लोग बोलते हैं यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी। यूटेरस की जो है यहाँ पर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कोई भी पूछेगा यूटेरस की कौन कौन सी लेयर होती है, तो ये जो आउटर लेयर है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और बीच की जो लेयर है उसे हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर है उसे हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो कौन कौन सी लेयर हो गई, पेरीमेट्रियम, सेकेंड वन हो गया मायोमेट्रियम, एंड थर्ड वन हमारा हो गया इंडोमेट्रियम। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो मिडिल लेयर हो गई मायोमेट्रियम, ये हो गया हमारा इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। एक को बोलते हैं फंक्शनल लेयर, फंक्शनल लेयर, एंड एक हमारी होती है बेसल लेयर। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को, एक बार मैं बता दूंगा। ये हमारा पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी के अंदर ये यूटेरस का पार्ट है, और यहाँ पर जो है फिम्ब्रियाई प्रेजेंट है, और ये जो है यहाँ से एक यूटेराइन आर्टरी आकर जुड़ी हुई होती है जिसे हम लोग यूटेराइन आर्टरी बोलते हैं। और ये जो यूटेरस का पार्ट है 3 लेयर इसकी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो है अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, फंक्शनल लेयर एंड बेसल लेयर। अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शनल लेयर कौन सी है और बेसल लेयर कौन सी है। तो ये जो इंडोमेट्रियम की सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसे हम लोग फंक्शनल लेयर बोलते हैं, जस्ट फंक्शनल लेयर के अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम लोग बेसल लेयर बोलते हैं। तो बेसल लेयर जो है it attach with myometrium। बेसल लेयर जो है मायोमेट्रियम के साथ अटैच होती है, और जो फंक्शनल लेयर है वो फंक्शनल लेयर सबसे अंदर की तरफ होती है, और यही बार बार ब्रेकडाउन एंड शेडिंग होती है। मेचुअल साइकिल के दौरान फंक्शनल लेयर ही बार बार टूटती है और बनती है ब्रेकडाउन, शेडिंग एंड मेड भी बोल सकते हैं। बनती भी है, टूटती भी है। फंक्शनल लेयर ही ओनली टूटती है और बेसल लेयर वैसे के वैसे ही रहती है।
तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। कोई भी आप लोग से पूछेगा कि यूटेरस का जो है कौन सा जो पार्ट है वो बार बार टूटती और बनती है मेचुरल साइकिल के दौरान, तो आप लोग बोलिएगा कि इंडोमेट्रियम की एक टाइप होती है या उसका एक टाइप होता है फंक्शनल लेयर, जो कि बार बार ब्रेक डाउन होती है और बार बार टूटती है। और बेसल लेयर जो है मायोमेट्रियम के साथ अटैच होता है और वैसे के वैसे ही रहता है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इसके अंदर काम क्या होता है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो समझिएगा आप लोग ध्यान से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है पेल्विक कैविटी के अंदर। पेल्विक कैविटी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर ये मैं नहीं बताता तो आप लोग को आगे का कहानी समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए आप लोग को मैं बता दिया हूँ। ईस्ट्रोजन का काम, तो ईस्ट्रोजन जो है हाइपर ट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया करवाने में हेल्प करती है। मतलब ईस्ट्रोजन का काम क्या है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया में हेल्प करती है। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और ट्रॉफी का मतलब आप लोग याद रखिएगा साइज इंक्रीजेज, साइज जो है इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर मतलब हो गया हाइपर का मतलब ज़्यादा और प्लेसिया का मतलब सेल का नंबर इंक्रीज होगा। कोई भी पूछेगा दोस्तों कि ट्रॉफी का मतलब क्या है, तो हाइपर ट्रॉफी मतलब साइज जो है इंक्रीज होगा, और प्लेसिया का मतलब सेल का नंबर, मतलब हाइपर प्लेसिया का मतलब होगा कि सेल का नंबर जो है बढ़ेगा। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या है, तो ये ईस्ट्रोजन जो है इंडोमेट्रियम की जो लेयर है, इंडोमेट्रियम की लेयर कहने का मतलब कि जो यूटेरस है, यूटेरस के अंदर जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है उस पर वर्क करती है। और वर्क करती है तो क्या करती है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया में हेल्प करती है। मतलब उसका साइज भी इंक्रीज करती है, प्लस में वहाँ के सेल के नंबर भी बढ़ाती है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, इट हेल्प इन थिकनिंग द इंडोमेट्रियम लेयर। ये हेल्प करता है इंडोमेट्रियम को लेयर को ठीक करने में। जब क्या होता है, जब जो है इंडोमेट्रियम लेयर को ठीक करने में जब हेल्प करता है तो इसका ओवर ग्रोथ होता है। ठीक, ओवर ग्रोथ होता है, तो ओवर ग्रोथ होने कंडीशन में इसको न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ब्लड सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ब्लड सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसको जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि ओवर ग्रोथ हो रहा है, जब ये मान लीजिए फिगर होगी, तो ये जो लेयर है जब इसमें थिकनिंग प्रोवाइड हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो इसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में जो है प्रोजेस्टेरोन इसको हेल्प करती है। प्रोजेस्टेरोन हेल्प टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया करवाना। कहने का मतलब है कि ईस्ट्रोजन जो है इंडोमेट्रियम के लेयर को साइज को इंक्रीज करता है, प्लस में यहाँ के सेल के नंबर को इंक्रीज करता है। तो मान लीजिए सेल के नंबर को इंक्रीज करेगा प्लस साइज इसका बढ़ेगा, तो उस टाइम कहने का मतलब कि इसका ओवर ग्रोथ हो रहा है। जब ओवर ग्रोथ हो रहा है तो ओवर ग्रोथ होगा तो इसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, प्लस में ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, तभी तो ये ओवर ग्रोथ हो पाएगा। जब तक अगर मान लीजिए पहले 10 ml ब्लड की ज़रूरत थी
तो जब इसका अगर ओवर ग्रोथ होगा तो अब इसको 20 ml ब्लड की ज़रूरत होगी। तो जब 20 ml ब्लड की ज़रूरत होगी तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ताकि जो ओवर ग्रोथ हो रहा है वो मेंटेन हो सके। समझ में आया? ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन का काम यही है। ईस्ट्रोजेन का ओनली कोई भी पूछेगा कि काम क्या है तो इसका सिंपल सा बात आप लोग बोल दीजिएगा कि ये हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन के बारे में कोई भी पूछता है तो बोलिएगा कि जो साइज वहाँ की इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने का मतलब है कि उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए पहले से, तो कौन प्रोवाइड करेगा? तो प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करती है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक और चीज़ हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोग को। ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसे हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के कम्पिटिटिव के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। और अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो भी देख लीजिएगा ताकि क्लियर रहे। तो प्रोजेस्टेरोन हम क्या बोले? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं कि देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है ये जो है एंटागोनिस्ट होता है जीएनआरएच के। अगर मान लीजिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जीएनआरएच जो है रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो जीएनआरएच जो है बंद हो जाएगा, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जब एमसी स्टार्ट नहीं होगा तो मतलब प्रेगनेंसी जो है मेंटेन रहेगा। अगर एमसी जब स्टार्ट होगा फिर तो प्रेगनेंसी सिचुएशन आएगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है एंटागोनिस्ट होता है जीएनआरएच के। जब जीएनआरएच रिलीज ही नहीं होगा तो एमसी होगा ही नहीं। एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 1 to 28 डेज में क्या क्या चेंजेज आते हैं, कैसे क्या होता है, किस तरीके से, उसके हम लोग बात करेंगे आगे। तो उसको समझिएगा। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन से फेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के? इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों। 3 और 6 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आप लोग समझिएगा, जो 1 to 5 डेज है इसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। या इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज इसको बोलते हैं। और जो 6 to 14 डेज का जो पीरियड है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोलीफरेटिव फेज, या फिर इसी का अदर नेम है फॉलिकुलर फेज।
फॉलिकुलर फेज। एंड लास्ट वन हमारा जो है, इसे हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं फेजेज ऑफ मेचुअल साइकिल। मेचुअल साइकिल के कौन कौन से फेजेज हैं? तो 1 to 28 डेज के अंदर 1 to 5 डेज को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या फिर मेचुअल फेज, और 6 to 14 डेज का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। एंड 15 to 28 डेज का जो पीरियड होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी फेज और लूटियल फेज। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फेज में क्या क्या होता है एंड नेक्स्ट फेज में क्या क्या होता है और लास्ट वन सिक्रेटरी फेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लीडिंग फेज के अंदर। तो ब्लीडिंग फेज के अंदर इसलिए हम लोग इसे ब्लीडिंग फेज बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम का लेयर जो है, इंडोमेट्रियम का जो है लेयर ब्रेकडाउन एंड ब्लीडिंग अकर। इस कंडीशन में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम का लेयर जो है ब्रेकडाउन होता है और वेजाइना से ब्लीडिंग होता है। इसमें लगभग कितना ब्लड जो है निकलता है बाहर? 35 to 50 ml ब्लड जो है बाहर निकलती है। नॉर्मल अगर वैल्यू बोला जाए तो कोई भी पूछेगा कि ब्लीडिंग फेज में नॉर्मली कितना ब्लड जो है बाहर आती है, वो 35 to 50 ml ब्लड जो है बाहर आती है, क्योंकि ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। कोई भी पूछेगा तो ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को? कोई भी पूछता है ब्लीडिंग और मेचुअल फेज में, तो ब्लीडिंग और मेचुअल फेज क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है इंडोमेट्रियम का जो है लेयर ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद शेडिंग होती है, तो शेडिंग होने के कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। और ब्लीडिंग लगभग कितनी होती है? तो 35 to 50 ml ब्लड जो है बाहर आती है, और ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ये कोई भी पूछेगा कि जो ब्लीडिंग फेज है उसमें हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं एब्सेंट, तो यहाँ पर जवाब होगा कि हार्मोन भी एब्सेंट। हार्मोन जो है एब्सेंट रहती है, इसमें कोई भी हार्मोन का ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। तो ये भी चीज़ इसमें याद रखिएगा कि ब्लीडिंग फेज के अंदर जो है ब्लीडिंग फेज हो रही है, तो क्यों हो रही है? ड्यू टू इंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर है वो ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होने के कारण शेडिंग होता है, शेडिंग होता है मतलब ब्लीडिंग अकर होता है। लगभग जो है 35 to 50 ml ब्लड बाहर निकलती है ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें जो है हार्मोन एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि क्यों जो है ब्लड जो है बाहर निकलती है, क्यों शेडिंग होती है, उसका हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि ये फंक्शनल लेयर है, ठीक? तो फंक्शनल लेयर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है। यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचने के कारण नेक्रोसिस कंडीशन हो जाती है, ठीक? नेक्रोसिस मतलब वहाँ का सेल जो है डैमेज होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे शेडिंग होने लगता है। शेडिंग होने के कारण जो है वेजाइना से बाहर सारा चीज़ निकल जाता है, आउट हो जाता है वेजाइना से बाहर। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, कोई भी पूछेगा कि ब्लीडिंग जो है कैसे होती है, जो है ब्लड जो है वहाँ का लेयर क्यों ब्रेक डाउन होता है, तो लेयर क्यों ब्रेक डाउन होता है, तो आप लोग बताइएगा कि जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है फंक्शनल लेयर, वहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, O2 डिफिशियंसी हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचने के कारण क्या होता है कि वहाँ का सेल और टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, मतलब नेक्रोसिस कंडीशन होने लगती है।
तो सेल जब डैमेज होता है तो डैमेज होने के बाद धीरे धीरे शेडिंग होकर के धीरे धीरे वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ब्लीडिंग फेज में ब्लीडिंग क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी अगर दिक्कत रहता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आया, या नहीं समझ में आया। इसके बाद हम लोग आगे अब बात करेंगे प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज में क्या क्या होता है, क्यों इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्मोन जो है प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हार्मोन प्रेजेंट। हार्मोन प्रेजेंट, तो हार्मोन कौन सा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, एग्जाम्पल में जैसे एस्ट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, तो एस्ट्रोजन जो है इंडोमेट्रियम लेयर को ठीक करने में हेल्प करती है। इंडोमेट्रियम लेयर ठीक, ताकि बच्चा जो है बेबी जो है सरवाइव कर सके, इंडोमेट्रियम लेयर को ठीक करती है। और क्या काम होता है इसका, तो जो फॉलिकुलर फेज है ये फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करने में मदद करती है। फॉलिकल्स डेवलप, जो भी इमेच्योर फॉलिकल है मैच्योर फॉलिकल्स में डेवलप होता है। तो प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज के अंदर यही होता है, इसमें हार्मोन जो है प्रेजेंट रहते हैं, ईस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो ईस्ट्रोजन क्या काम करती है, तो इंडोमेट्रियम लेयर को ग्रोथ करने में, ग्रोथ या फिर ठीक करने में हेल्प करती है। और जो फॉलिकल्स है यहाँ पर डेवलप होते हैं, मतलब जो भी इमेच्योर फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स डेवलप इनटू मैच्योर फॉलिकल्स। और इसी में जो है 14th डे पे जो है ओवुलेशन होता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस टाइम क्या होता है कि ओवुलेशन क्यों होता है, जैसे सेकेंडरी oocyte जब आती है और इधर से जब स्पर्म आता है, सेकेंडरी oocyte एंड इधर से स्पर्म, तो दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी अकर हो जाता है। ये है 14th डे का काम है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सिक्रेटियर और लुटियल फेज का क्या होता है। तो इस कंडीशन में जो है कॉर्पस लुटियम जो है प्रोजेस्टेरोन निकालता है, ठीक, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, तो जो इंडोमेट्रियम का लेयर जो थिक हो रहा है तो उसको जो है O2, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई में हेल्प करती है। तो कॉर्पस लुटियम जो है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, तो ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशन को सप्लाई करना इंडोमेट्रियम लेयर के पास, ताकि वहाँ पर जो है बच्चा ग्रोथ कर सके अच्छे से। बच्चे के लिए जो तैयार कर रहे हैं, मतलब वहाँ जो लेयर तैयार कर रहे हैं वो जगह को मतलब पूरी तरीके से पहले से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन वगैरह दे सके, ताकि बच्चा ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ कर सके, प्लस में सर्वाइव अच्छे से कर पाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब धीरे धीरे जो है पूरा फॉलिकल जो है ब्रेकडाउन होने लगता है, धीरे धीरे फॉलिकल जितने भी हैं सारे मतलब ब्रेकडाउन होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन निकलना जो है बंद हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में जितने भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सप्लाई दे रहा है, ब्लड सप्लाई इंडोमेट्रियम लेयर को दे रहा था यहाँ पे, तो देना बंद कर देगा। जब देना बंद कर देगा तो इंडोमेट्रियम का लेयर धीरे धीरे उसमें जो ग्रोथ आ रहे थे वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ग्रोथ नहीं होगा तो धीरे धीरे शेडिंग होने लगेगा, ब्रेकडाउन होने लगेगा। तो ब्रेकडाउन होने के कारण क्या है, वहाँ पर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग हो जाएगी, प्लस में ये साइकिल जो है चलते रहेगा।
तो ये जो पूरा जो है सिक्रेटरी फेज जो है, ये फेज पूरी तरीके से प्रोजेस्टेरोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट कंट्रोल बाय प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि मान लीजिए कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कर रही है, तो सिक्रीट करेगी तब तो जो है ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई दे पाएगा इंडोमेट्रियम लेयर को। जब ग्रोथ होगा, अच्छे से ग्रोथ होगा, तो वहाँ पर बेबी जो है ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। वही अगर फॉलिकल जो है डेवलप नहीं हो पाएगा, तो फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन वहाँ से निकलेगा नहीं। प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा तो फिर से इंडोमेट्रियम का लेयर जो है वहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगा, तो फिर से वहाँ पर शेडिंग होने लगेगा, लेयर जो है ब्रेकडाउन होने लगेगा। ब्रेकडाउन होने के कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा और साइकिल वैसे ही चलते रहेगा। तो सिक्रेटरी फेज जो है वो पूरी तरीके से प्रोजेस्टेरोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है कहानी है फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड ज्वाइनिंग टू मी। हैव ए गुड डे।